हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या कुछ लेवल हो सकता है। जैसा कि वैसे आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, अभी आरआरबी ने अपना एक मॉक टेस्ट अगर रिलीज़ किया है तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो टोटल आपके 120 क्वेश्चंस आने हैं और 90 मिनट का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अभी जो मॉक टेस्ट है उसके अनुसार क्या है कि जीएस के उसके अनुसार लगभग 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये जनरल स्टडी जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और ये सब कुछ आपका पॉलिटी वगैरह सब कुछ मिला जुला करके 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे अगर कोई फैक्टर है या सबसे ज़्यादा नंबर का आपका जीएस ही आ रहा है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करूँ या फिर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो आपका ये दोनों 35-35 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अभी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन जो कि आपका 35 नंबर का आने वाला है। अगर मैं लेवल की बात करूं कि आपकी कौन से लेवल की यहाँ पे मैथ्स पूछी जा सकती है, तो ये आपका लेवल अगर जहाँ तक मुझे लगता है जैसा रेलवे का लेवल होता है उससे थोड़ा सा मेरे ख्याल से टफ बना सकते हैं। वैसे रेलवे का जो मैथ्स का लेवल होता है सबसे नीचे होता है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं, मतलब एसएससी, सीजीएल की अगर मैं बात करूँ या फिर बैंक पीओ की बात करूँ तो रेलवे का उसमें नीचे लेवल होता है। लेकिन अभी स्टेज 2 है तो हो सकता है वो एसएससी सीजीएल का जो आपका टियर 1 का लेवल में आता है उतने लेवल तक ये पहुँच सकते हैं, वहाँ तक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मॉक टेस्ट में भी मैंने देखा था कि वहाँ पे आपको ट्राइग्नोमेट्री के क्वेश्चंस और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस वहाँ पे आपके लिखे हुए थे, तो वहाँ से भी उम्मीद है कि आपका जो एडवांस पोर्शन है वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक आपका मॉडल पेपर है वो सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। लगभग यहाँ पे 15 क्वेश्चंस हैं। देखिएगा कि यहाँ पे आपको ये मैटर नहीं करेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा यहाँ पे फाइट क्या होगी कि आप कितने ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं सही और सही एकदम। मतलब 120 नंबर की अब ये जो फाइट है ये केवल जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन्हीं के बीच में है, बाकी सब लोगों को छांट दिया गया है। अब जो 120 नंबर के आसपास पहुँचेगा उसी का सिलेक्शन होना है। तो अब ऐसे मत सोचिएगा कि एकदम मैथ्स वगैरह एकदम इजी आएगी, तो आप पढ़ के ही मत जाइएगा, बहुत तैयारी के साथ जाइए क्योंकि फाइट यहाँ पे कड़ी होने वाली है। और जो सिलेक्शन होगा वो आपका जीएस कराएगा, तो ये इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि कोई भी आप ल्यूसेंट वगैरह की कोई भी सामान्य ज्ञान की बुक उठा लीजिए, उसके जो पीछे के पार्ट होते हैं जो विविध का सेक्शन होता है उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करूं तो आपका जो 1947 के बाद का इतिहास है, जो मिडिवल हिस्ट्री है अकबर बाबर वगैरह का, वो सब आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको वन लाइनर जो जीके होते हैं वहीं से आपको देखने को मिलते हैं। नदियों के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपका ज्योग्राफिक पोर्शन है उसको देख सकते हैं, इसी तरह आप कवर कर सकते हैं। और साइंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, साइंस से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो साइंस का जो पोर्शन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, उस पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा जो सिलेक्शन होगा वो आपका जीएस सेक्शन का रहेगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग ये जो है ये आपका ज़्यादातर लोग करके ही आएंगे। 35 नंबर के क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादातर लोग इसमें 60 नंबर के क्वेश्चंस करके आएंगे, 60 या 60 से ऊपर। यहाँ पे जो ज़्यादा करके आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, देखते हैं कैसे लेवल के हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट एसआईसीआई के ऊपर बेस्ड है, उसको हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 15 मंथ एट 7.5% पर एनम एक्सीड्स लिखा हुआ है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 मंथ्स एट 12.5% पर एनम बाई 3250, देन सम इज। मतलब हिंदी में अगर समझा दूँ क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में तो दोनों भाषा में लिखा होगा क्वेश्चन। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कोई आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, कोई भी मूलधन है जिसको अगर 15 महीनों के लिए लगाया जा रहा है और 7.5% पर एनम की दर से लगाया जा रहा है, तो वो वही सम अगर 8 महीनों के लिए लगाया जाए और 12.5% के दर से अगर लगाया जाता है, प्रति साल की दर से लगाया जाता है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, या एक जो आपका सम है वो दूसरे से 3250 रुपये अधिक आता है, तो आपको सम बताना है। सम का मतलब मूलधन आपको बताना है। तो बहुत आसान होता है इसको करना। देखिए, आप एकदम डायरेक्ट अप्रोच इसमें चलेंगे लेकर के, कुछ भी ज़्यादा लिखना नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पिछड़ते जाएंगे। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि 15 महीने के लिए लगाया गया सिंपल आपका इंटरेस्ट कैसे निकलता है, सिंपली ऐसे ही निकलेगा, 7.5% है। ठीक है,
ये आपका क्या है 7.5%। तो ये आपका देख रहे हैं कि 7.5% पर एनम की दर से है, लेकिन हमको 15 महीनों का निकालना है, ठीक है। तो 7.5% पर एनम है, तो 15 महीने का यहाँ पे गुणा किया, नीचे 12 से भाग देना पड़ेगा, तभी आपका ये निकल के आएगा। इतना तो मेरे ख्याल से ईजी होगा, सब समझ गए होंगे। इसमें से हम माइनस क्या कर लें, माइनस हमको करना है 12.5% पर एनम की दर से है, तो 12.5% पर एनम की दर से है, तो पर मंथ में करने के लिए मैं 12 से इसमें भाग करूंगा और गुणा कर लूंगा किसका, 8 महीने का इसमें गुणा कर लूंगा, और यहाँ पे बराबर में क्या लिख दूंगा 3250, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3250। बस इतना सा काम आपको करना है। यहाँ भी आपका परसेंट लगा हुआ है, यहाँ भी आपका परसेंट लगा हुआ है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नीचे नीचे देखिए 12 तो कॉमन ही है, तो 12 दोनों तरफ से कॉमन निकल के इधर 12 का गुणा हो जाना है। ऊपर आप चाहें तो डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। देखिए कैसे गुणा करेंगे, 15 × 75 करिए, कितना आ गया 5, ये 7 मिलेगा, 15 × 7 105 और 7 उसमें जोड़ दीजिए, कितना आ गया 112.5। परसेंट में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, परसेंट में है। तो मैं चाहूँ तो ये परसेंट नीचे यहाँ 100 का गुणा दोनों तरफ होगा, तो इसको भी मैं दूसरी तरफ लिख सकता हूँ 100 का गुणा करके। माइनस में 12.5 को 8 में आप गुणा करेंगे तो सबको पता है कि 100 ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर क्या आ जाएगा 3250, और यहाँ भी आपका 100 का गुणा होगा, तो ये 1200 दोनों तरफ गुणा हो जाएगा, तो ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1200। अब दोनों को घटा लीजिए, कितना गया 12.5 बराबर में कितना गया 3250 गुणे में 1200। ये कितने की वैल्यू है 12.5 की वैल्यू है। अब 12.5 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, इतनी है, तो आपको 100% वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल ऐसे ही आपको निकाल सकते हैं इसको 100% अगर आपको वैल्यू चाहिए तो अगर आप इस तरह भी देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे P आपका दोनों तरफ होता तो P भी यहाँ पे कॉमन निकल आता, तो ये P की वैल्यू भी आपको मिल जाती। तो P की वैल्यू यहाँ से आप क्या निकाल लेते, तो P की वैल्यू कैसे आ जाती 3250 गुणे में क्या आ जाता 1200 और बटे में क्या आ जाता ये 12.5। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाता है। यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हैं, इसको 25 से काट लीजिए, 55 25, ये आपका 25 बार कट गया, और यहाँ पे देखिए 1200 कितनी बार 25 से कट सकता है, तो 25 चौके 100 होता है, फिर 200 बचेगा, तो 25 अट्ठे ये पूरा कट जाएगा, फिर 5 बचा हुआ है, 5 को मैं यहाँ से काट लेता हूँ फिर से एक बार, कितनी बार कटेगा 5 9 45 हो जाएगा, और 3 बचेगा 5 6 30, ठीक है। कितना आ गया 96 आ गया, 96 और 3250, इसको आप बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3250 इंटू में 96 करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3250 और 96 को 100 माइनस में 4 कर लीजिए, और आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको अगर मैं गुणा कर लूँगा तो ये कितना मिल जाएगा मुझे 3250, और 2 जीरो आगे बढ़ा दिया, और 4 से गुणा करूंगा इसमें तो कितना मिल जाएगा, देखिए 4 तियाँ में करूंगा तो कितना मिल जाएगा 12000, 25 चौके कितना होता है, तो 250 को मैं अगर 4 बार गुणा करूंगा तो कितना मिल जाएगा 1000। तो मतलब इसमें से 13000 आप घटा लीजिए, बस आपको आंसर मिल गया 000। 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1, और ये कितना मिल गया 3,00,000 आपका 12,000, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इतनी बड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, या फिर इसको आप ऐसे स्मार्ट मेथड से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये तो आपका मेंटल का काम हो जाएगा, तो आसानी से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन आ गया दूसरा, और ध्यान रखिएगा टाइम एंड वर्क से जहाँ तक मुझे लगता है आपके 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, और आसान क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हुए टाइम एंड वर्क के, तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4 men and 3 women finish a job in 6 days, 5 men and 7 women can do the same job in 4 days. How long will 1 man and 1 woman टेक टू डू द वर्क। मतलब कहने हैं कि 4 आदमी और 3 औरतें किसी काम को 6 दिन में ख़त्म करते हैं, और उसी काम को 5 आदमी और 7 औरतें मिलकर के 4 दिन में ख़त्म करते हैं। तो आप बताइए कि एक आदमी और एक औरत अगर को लगाया जाएगा उस काम पे, तो कितने दिन में उसको ख़त्म कर लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि सेम जॉब को सर्टेन अलग अलग नंबर के ग्रुप आपके ख़त्म करते हैं अलग अलग दिन में, अलग अलग घंटों में, तो इनको करना क्या, आपस में आप इक्वेट कर लीजिएगा, और जो भी यहाँ पे ग्रुप होगा उसका आप रेशियो निकाल लेंगे कि आपके एक एक दिन के काम कितने हो रहे हैं। कैसे करेंगे, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, नहीं तो चलिए देखते हैं क्या है। मान लीजिए 4 मैन हैं और 3 वुमेन हैं, ठीक है, दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करते हैं 6 दिन में। इसको हम बराबर करेंगे, क्यों, क्योंकि सेम ही काम कर रहे हैं दूसरे ग्रुप के लोग। 5 मैन और 7 औरतें मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में। अब आपको
यहाँ पे मैन और वुमेन के टर्म में रेशियो निकालना होगा। तो देखिए ये आपका 2 3 6 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। अब इनको आप क्या कर लीजिए, आप गुणा कर लीजिए, ठीक है, गुणा कर लीजिए, आपके लिए अच्छा ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 12 मैन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 वुमेन हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 मैन और ये कितना हो जाएगा, 14 वुमेन। अब अगर मैं 10 को इधर लाऊंगा तो 12 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 मैन। और 9 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो 14 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 5 वुमेन। तो मैन एंड वुमेन की यहाँ पे अगर रेशियो में निकालूं तो क्या आ गई, 5/2, ठीक है। अब ये जो आपको रेशियो मिला है 5/2, अब इसको आपको कैसे लेके चलना है, मैंने पहले ही बताया हुआ था वीडियो में कि आपको अब ले लेना है कि आदमी मान लीजिए 5 यूनिट का काम कर रहे हो, औरत को मान लीजिए 2 यूनिट का काम कर रही है, ठीक है। जो भी उसके सामने का रिस्पेक्टिव रेशियो है उतने यूनिट उनका काम, मान लीजिए कि एक आदमी का 1 दिन का काम और एक औरत के 1 दिन का काम इतना इतना है। तो यहाँ से हम ऐसा क्यों माना है, ताकि हम टोटल वर्क निकाल सकें, कितना टोटल वर्क है जो ये दोनों कर रहे हैं। तो आप चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए इसकी वैल्यू मैन एंड वुमेन की, चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। मैं चलिए इसमें रख देता हूं। तो क्या है, 4 मैन प्लस में 3 वुमेन और ये आपके 6 दिन तक काम कर रहे हैं। तो m की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है, और w की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो 4 पंचे 20, 3 दूनी 6, और 20 और 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 26। तो गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा, 6 आपका 26 से, तो आपका हो जाएगा 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 12 और आपका 3 कितना हो जाएगा, 56। कितना आ गया, 156। अब 156 यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है। तो 156 आपके टोटल वर्क हो जाते हैं, टोटल यूनिट हो जाते हैं काम करने के। और एक आदमी और एक वुमेन का पूछा गया है कितने दिन में इस काम को ख़त्म कर पाएंगे। तो हम दोनों की यूनिट निकाल लेते हैं। एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। एक औरत कितना काम करेगी, 2 यूनिट। दोनों को जोड़ी कितना गया, 7 यूनिट। 156 टोटल काम है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना ही बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1 बचा इधर गया, 7 दूनी 14, कितना बचा, 2 बचा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ सकता है, 22 सही 2/7 दिन, ठीक है। ये आपका आंसर आ सकता है। या फिर अगर ऑप्शन में दिया 156/7 दिन, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो आपने देखा कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना है। ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन। ये भी देखिए आपका टाइम एंड वर्क से ही है। ये आपका शायद ये लीव करने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करना है आपको, देखिए क्या क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 30 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। कि ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड बी लीव्स 5 डेज बिफोर द वर्क। ये कह रहे हैं कि दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन बी क्या है, 5 दिन पहले ही काम छोड़ करके चला गया। मतलब जब काम फिनिश होने वाला था उसके 5 दिन पहले ही चला गया। इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क फिनिश्ड, कितने दिन में पूरा काम खत्म हुआ। तो कैसे करना है इसको, देखिए ए और बी का आपको दिया गया है, दोनों का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। क्यों, टोटल वर्क के लिए। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 यूनिट मान लीजिए दोनों का टोटल काम है। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा एक दिन में कितने यूनिट का काम करता है। तो 60 को आप 30 से भाग देंगे, कितना मिल जाएगा, 2 यूनिट। बी कितना काम करता है, तो बी का मिल जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। फिर यहाँ वाली जो कंडीशन है इसको आपको ध्यान देना होगा कि बी लीव्स 5 डेज बिफोर। इसका मतलब क्या है कि बी 5 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया। मतलब 5 दिन तक केवल किसने काम किया होगा, आखिरी में 5 दिन केवल ए ने काम किया होगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। तो 5 दिन में कितना काम कर लिया होगा इसने, तो 10 यूनिट का काम कर लिया होगा। तो मतलब 10 यूनिट का काम ए ने आखिरी में कंप्लीट किया है। तो ए और बी ने मिलकर के कितना यूनिट का काम किया होगा, तो 10 इसमें से घटा दीजिए 60 में से। तो ए और बी ने मिल करके कितना का काम खत्म किया होगा, 50 यूनिट का काम खत्म किया होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि ए ने अगर आखिरी में 10 यूनिट का काम किया आखिरी 5 दिनों में, तो इससे पहले तो दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। तो 10 यूनिट का काम जब ए ने खत्म कर दिया तो 50 यूनिट का काम बचा होगा जो ए और बी ने शुरुआत से किया होगा। तो हम निकाल लेते हैं ए और बी एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर पाते हैं, 3 2 5 यूनिट का काम कर पाते हैं। तो ए और बी ने 50 यूनिट का काम कितने दिन में खत्म किया होगा, तो एकदम ईजी है, 50/5 कर दीजिए, काट दीजिए, कितना गया, 10 डेज। अब आपसे पूछा गया टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ है, तो 10 डेज आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। ज़्यादातर लोग इसको टिक लगा के आ जाते हैं, आखिर में सोचते हैं यही आंसर आया है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 दिन ए ने अकेले काम किया है, वो भी आपको यहाँ पे निकालना है। ये तो ए और बी का आ गया ना काम, कि ए और बी कितने दिन काम किए होंगे, 5 दिन, और ए अकेला जो है 5 दिन काम किया है। तो टोटल कितना आ गया, 15 डेज, ठीक है। 15 डेज ये आपका सही ऑप्शन होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में
आया होगा। कई बार क्या रहता है कि यहाँ पे आपको ये डे नहीं देता है, तो क्या कहता है कि बी कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला गया, फिर ए ने बाकी काम को इतने दिन में ख़त्म किया, ठीक है। तो उसमें भी आपको वैसे ही करना होता है जैसे इसमें करना होता है, मतलब आपको तरीका यही फॉलो करना है। बस आपको देखना क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं और क्या क्या मिसिंग है। जो जो मिसिंग है उनको छोड़ देना, जो दिए गए उनको आपको लेकर के चलना होगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। अब देखिए आपका पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 5:7 एंड देयर एनुअल प्रॉफिट्स वर इन द रेशियो 1:2। इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 7 months, फॉर हाउ मैनी मंथ्स डिड बी इन्वेस्टेड हिज मनी। कहने कि ए और बी ने आपके पैसे लगाएं किस अनुपात में, 5:7 में पैसे लगा करके कोई आपका बिजनेस स्टार्ट किया, और बाद में उनको जो प्रॉफिट हुआ वो कैसे बांटा उन्होंने, 1:2 में आपका प्रॉफिट बांटा उन्होंने। अगर ए ने 7 महीने के लिए पैसे लगाए थे तो बताइए बी ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए थे। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, देखने में कठिन लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। हमको पता क्या है कि हम आपका जो प्रॉफिट आएगा ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, पैसे में आपने कितने इन्वेस्टमेंट की है और कितने महीने या कितने साल के लिए की है। मतलब क्या कि जो भी आपका मनी है वो कितने मंथ के लिए है, इसका आपका जो रेशियो आता है वही आपका प्रॉफिट डिसाइड करता है कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा या कितने प्रॉफिट के आप हकदार होंगे। तो हम चलिए मान लेते हैं यहाँ पे ए का हमको पता है कि ए और बी के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। तो ए ने कितने महीने के लिए, ए का कितना है इन्वेस्टमेंट शुरुआत में, मान लीजिए 5 हिस्सा ए ने किया है और कितने दिन के लिए किया है, 7 महीनों के लिए किया है, ठीक है। अनुपात में बी ने कितना पार्ट किया है इन्वेस्टमेंट, 7 पार्ट किया है और कितने महीनों के लिए किया है वो हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा, एक्स है, और दोनों का प्रॉफिट कितना आया है 1:2। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल गया। बस ये आपका इक्वेशन सिंप्लीफाई करिए, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं पता ये क्या हो जाएगा, 35/7x, और ये क्या हो जाएगा 1/2। चाहे तो 7×5 कर दीजिए, 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 मंथ्स। बस ये आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हर एक क्वेश्चन को अगर आप कोशिश करें 30 सेकंड के अंदर ख़त्म कर लें मैथ्स को लेकर के, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको क्वेश्चन को करेंगे, आपके सामने मान लीजिए 35 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो आप ऐसा सोच के चलिए कि आपको सारे 35 के 35 क्वेश्चन करने हैं। आप ऐसा सोच के चलिए आपको 30 क्वेश्चन ही करने हैं, तो 35 क्वेश्चन अगर पूरे करने हैं तो आप देखिएगा कि आपके पास 30 से 40 सेकंड का टाइम ही लगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आपको 2-4 बार पढ़ना पड़ जाएगा, या फिर कई बार और डिस्टर्बेंस हो जाती है तो वहाँ पे आपका समय चला जाता है। तो समय को लेकर के आप चलिएगा अपने साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है, क्या है, एन आर्मी लॉस्ट 10% इट्स मैन इन वॉर, 10% ऑफ द रिमेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है, ऑफ द रिमेनिंग। मतलब अब 10% क्या है, जो पहले वॉर में आपके ख़त्म हो गए हैं उसको निकाल करके उसका 10% due to diseases and 10% rest were disabled. Thus the strength was reduced to 7,29,000 active men. Find the original strength. मतलब कह रहे हैं 10% वॉर में ख़त्म हो गए, फिर जो बचे हुए थे उनके 10% बीमारियों में ख़त्म हो गए, फिर जो बचे हुए थे उसका 10% जो है वो आपके डिसेबल्ड हो गए, मतलब अब लड़ने की स्थिति में नहीं रहे। उसके बाद आपका जो यहाँ पे स्ट्रेंथ बचती है वो कितनी है, 7,29,000 एक्टिव मैन हैं। तो आपको बताना क्या है कि शुरुआत में इसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी, मतलब शुरुआत के आदमी कितने थे। तो आपका सिंपल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। कैसे करना है इसको आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, सिंपल कैलकुलेशन आप करिएगा। कैसे करेंगे, मान लीजिए पहले तो 100% लोग रहे होंगे, इसमें से 10% आपके लोग खत्म हो गए, ठीक है, 10% लोग आपके युद्ध में मारे गए, ठीक है, शहीद हो गए। तो अब 100 का 10% माइनस कर दिए, 100 का 10% कितना होगा, एक तो ओरल आपको करना है, निकालना नहीं है। 100 का 10% कितना होगा 10, तो 100 में 10 आप माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, -10 किया है क्योंकि 10% है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि 10% डिजीज़ की वजह से आपके ख़त्म हो गए, तो डिजीज़ की वजह से ख़त्म हो गए 10% किसका, अब 90 का 10% आपको निकालना है। 90 का 10% कितना होगा 9, तो 90 में से 9 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा 81, मतलब यहाँ पे हमने 9 माइनस किया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इसका भी 10% लोग क्या हो गए, डिसेबल्ड हो गए। तो अब 81 का आपको 10% निकालना है, 81 का 10% कितना हो जाएगा 8.1, ये आपको घटाना है 81 में से।
तो 81 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो आपके सामने कितना बचेगा, तो 8 घटाएंगे तो बचेगा 72, उसमें 0.1 घटा दीजिए तो सॉरी 81 में 8 घटाएंगे 73 बचेगा, 0.1 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 72.9%। कह रहे हैं कि अब ये जो 79.2% में 9 लोग हैं वो क्या हैं, इतने लोग हैं, मतलब 72.9% की वैल्यू कितनी है, 7,29,000। तो आपको 100% की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। इजी है, मान लीजिए x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 टू, वैसे तो सामने दिख भी रहा है कि आप आसानी से इसको बता देंगे कि 10 लाख होगा, फिर भी इन केस अगर ये 729 यहाँ पे भी लिखा है, 729 यहाँ पे लिखा है तो आपने कर लिया बहुत आसानी से। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यूज अगर आगे पीछे होती या आपके यहाँ पे जो टेबल में होती वो नहीं होती तो कैसे करते कि आप यहाँ पे 7,29,000 को लिखते, गुणे में क्या लिखते 100 लिखते और नीचे क्या लिखते 72.9 और ये क्या हो जाता x। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना था। यहाँ पे तो आप देखिए इसको काटेंगे तो आपका ईजिली यहाँ पे ये कट हो गया, कितनी बार में 10 बार में। अब सारे आप जीरो को लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, लगभग ये 10 लाख आपका आ जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी बची या ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी लेके चले थे, 10 लाख लोग थे जिसमें से अब केवल 7,29,000 बचे हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1 ईयर एंड 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, कह रहे हैं कि आपको डिफरेंस बताना है, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, ना कि अमाउंट का डिफरेंस बताना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका पूछा क्या गया है, आपको मूलधन दिया गया है 5,000 रुपये और ये बताया गया है कि 1 साल के लिए 4% पर एनम की दर से वो कंपाउंडेड होता है। तो आपको डिफरेंस किसका किसका बताना है कि अगर ये 4% आपका ईयरली पे लगेगा तो, और अगर ये 4% हाफ ईयरली पे लगेगा तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस निकालना होगा और आपको इसको करना होगा। बहुत सारे लोग इसके फॉर्मूला लेकर के चलते हैं और इसको करते हैं, जो कि आपका मेरे ख्याल से बेहद ही टाइम टेकिंग तरीका है, सही है, लेकिन उस तरीके से करेंगे तो आप मुझे तो नहीं लगता कि आप 30-40 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमने जैसा देखा था हम वैसे ही करेंगे। हमको ये पता है कि 1 साल के लिए अगर हम ईयरली लेके चलेंगे तो आपको 4% की वैल्यू क्या होगी, 4% की वैल्यू कितनी होगी, 4% ही होगी पहले साल पे। तो आपका SI और CI बराबर होता है, तो ये हमने मान लिया 4% है। ठीक है, अगर हाफ ईयरली लेंगे तो हाफ ईयरली लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो परसेंट होता है इसको हम 2 से भाग दे देते हैं और ईयर में 2 का गुणा कर देते हैं। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो हम कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव परसेंट से। तो अगर 4 में 2 का भाग देंगे कितना बचेगा 2, और 2 को आप 2 टर्म के लिए आप इफेक्टिव परसेंट लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, 2 प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू 2 अपॉन में 100, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, और ये कितना बचेगा, ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 में 100 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.4, तो 4.04 आ गया। आपको अब कुछ नहीं करना। अब देख लीजिए ये आपका पहले साल के लिए कितना परसेंट है, 4% है, दूसरे साल के लिए कितना आ गया 4.04%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 0.04% का डिफरेंस है। तो आप 5,000 का केवल इतना निकाल दीजिए, बस आपको आंसर मिल गया। तो 5,000 गुणे में 0.04% आपको निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे आप देखिए कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा 2 रुपये। ठीक है, बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, कुछ और यूज़ नहीं किया, आसानी से सिंपल जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट होते हैं उसको लेकर के किया है। आपने SI CI की वीडियो नहीं देखी है मेरी तो आप जाके देख सकते हैं, तो आपको इसका पूरा आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अब ये आपका आ जाता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, हमको पता है कि हम आसानी से कर लेंगे, तो डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखेगा तो ऐसा नहीं कि डर जाना है आपको। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करिए, बस इतना ही आपको करना है। क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ जॉन एंड मैक्स आर 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिए एग्जाम में जब भी आएगा तो स्पीड को आप अलग से कहीं लिख लीजिएगा। ज़्यादातर कन्फ्यूज़न आपको या गलत आंसर ये नहीं, स्पीड का आपको जब आप गलत ले लेते हैं, जैसे मैक्स के लिए आप 30 ले लेंगे और जॉन के लिए 40, फिर आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि जॉन की स्पीड कितनी है, वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मैक्स की स्पीड कितनी है, मैक्स के लिए अगर बात करूँ तो ये कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनिशियली मैक्स इज एट प्लेस L एंड जॉन इज एट प्लेस M। द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज 650 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं
ये आपका पॉइंट कौन सा हो जाता है, कोई मान लीजिए मैं मान लेता हूँ ये आपका L है और ये आपका पॉइंट क्या है, M है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 650 किलोमीटर की ये डिस्टेंस आपकी है। ओके, फिर यहाँ पे आपका ये भी दिया गया है कि मैक्स किस पोजीशन पे है, L पे है, मतलब यहाँ पे क्या है, मैक्स है। और जॉन किस पोजीशन पे है, M पे है, तो जॉन आपका पहुँच गया M पे। फिर क्या करें, जॉन स्टार्टेड हिज जर्नी 3 आवर्स अर्लियर देन मैक्स टू मीट ईच अदर, कि जॉन क्या है 3 घंटे पहले चल देता है मैक्स से, मतलब मैक्स जब चलेगा उससे 3 घंटे पहले ही जॉन चल देता है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तभी आपकी एक दूसरे से मीट होंगे, ठीक है। इफ़ दे मीट ईच अदर एट प्लेस पॉइंट P समवेयर बिटवीन L एंड M देन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड M, कह रहे हैं कि अगर दोनों P पॉइंट पे मिलते हैं कहीं पर भी तो आपको P और M के बीच की दूरी बतानी होगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा बहुत ये आपका आसान क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। देखिएगा कैसे करेंगे, आपको पता क्या है कि जॉन 3 घंटे पहले चल देता है, मान लीजिए जॉन 3 घंटे पहले चल दिया होगा, तो 3 घंटे अगर पहले चला होगा तो मान लीजिए इस पोजीशन पे जॉन पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जॉन पहुँचा है तो आपका मैक्स ने भी चलना शुरू किया है इस तरफ और जॉन तो इस तरफ चल रहा है, ठीक है। तो हम ये डिस्टेंस निकालने कितनी दूरी ये चला होगा, तो जॉन 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, तो 3 घंटे में कितना चलेगा, 90 किलोमीटर, जाहिर सी बात है। तो ये कितनी दूरी हो गई, 90। अब मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे आपका P पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आप आके दोनों मिल जाते हैं। तो ये बात मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले में भी बताई थी कि जब भी मीटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो आपको क्या देखना होगा कि दोनों को जो टाइम लगेगा वो आपका क्या होगा, बराबर होगा, T1 बराबर में T2 होगा, क्योंकि जितना टाइम इसको यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा उतना ही टाइम इसको यहाँ तक पहुँचने में लगा होगा। डिफरेंस उनकी डिस्टेंस का होगा, हो सकता है इसने कुछ डिस्टेंस चली हो, इसने कुछ डिस्टेंस चली होगी, लेकिन समय तो दोनों को एक ही लगा होगा पहुँचने में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि T ऑफ मैक्स इक्वल टू T ऑफ जॉन, दोनों बराबर है। और यहाँ पे टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो P से जॉन तक की दूरी है ये x है, तो मैक्स से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 560 माइनस में x, ठीक है। बस आपको ये अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा और खोल दूँ तो क्या हो जाएगा, DM अपॉन में SM, और ये क्या हो जाएगा आपका DJ अपॉन में SJ। DM और DJ का मतलब क्या है, डिस्टेंस, और ये स्पीड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, तो देखिए DM आपका क्या है, तो ये आपका देख रहे हैं तो 560 माइनस में कितना आया है, x आया है, बटे में कितना हो जाएगा, SM कितना है, तो SM हम देखते हैं कितनी है, 40। और यहाँ पे क्या है, ये आपका x होगा और ये कितना होगा, 30 होगा। 0 से 0 यहीं से कैंसिल आउट कर दीजिए, और ये आपका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपका माइनस में 3x होगा। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस में 3x, और यहाँ पे गुणा नहीं करिएगा, प्लस में 3 गुणे में 560, गुणा करने के प्रयास हम कम करेंगे, तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये 7x हो जाएगा आपका, 7x बराबर में 3 गुणे में 560, 7 से काट दीजिए, 8 बार कट गया, 80 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 240। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 240। और हमको बताना क्या है, P से लेकर के M तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 240, पहले वो 90 किलोमीटर चला था, तो 240 प्लस 90 कितना आ गया, 330 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। अगर यही पूछा जाता कि मैक्स से P की दूरी कितनी थी, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे 240 रख देते, तो 560 में से आप 240 घटा लेते, 6 में से 4 जाता कितना बचता, 2, 3, 5 में से आपका 2 जाता कितना बचता, 3, कितना जाता, 320। ओके, तो ये आपका तरीका होता है इसको करने का आसान, और ये आपका बहुत ही समझने में भी आसान है, करने में भी आपका तरीका आसान है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पे। क्या है, अ प्रॉफिट ऑफ 8% इज मेड बाय सेलिंग अ शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% इफ द मार्केट प्राइस फॉर द शर्ट इज 1080
फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था, किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, भूल कर भी कोई फॉर्मूला याद मत करिएगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, जानते हैं इस सब क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को करने में कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या देखते हैं कि प्रॉफिट ये आपका क्या है कि सेल डिस्काउंट कितने का दिया गया, 12% का दिया गया। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस कितनी है, 100% पे होगी। डिस्काउंट अगर दे दिया गया होगा तो कैसे हमने कर रहे थे, 12% का डिस्काउंट दिया जाएगा, कितना बचेगा, 88% बचेगा। तो ये 88% आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ध्यान रखिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इतने पे इसे बेचा गया है। और हम मानते हैं आपका कॉस्ट क्या है, 100% होगा, ठीक है। कॉस्ट भी आपका 100% होगा। और ये जो है जब 88% पे बेचा भी गया है तो कह रहे हैं कि 8% का क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 108%। ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगे। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये भी 100%, ये भी 100%, कैसे है। तो हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपका 100% होगा, तो 100% पे डिस्काउंट दिया गया, और कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर इस पे लाभ या कुछ भी हानि हुई होगी तो ये भी आपके 100% पे ही नापी जाती है। तो अब आपको पता क्या है कि मार्क प्राइस कितना है, 1080, 1080 रुपये है। तो 1080 रुपये मार्क प्राइस था, मतलब 100% की वैल्यू कितनी थी, 1080 रुपये। तो इसका 88% कितना होगा, इसके जो है 108 के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि हम 1080 पे ही हम 88% की वैल्यू पे बेच रहे हैं। तो 88% ऑफ किसका, 1080, ये आपका क्या होगा कि 108% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। बस ये आपने इसको इक्वेट कर लिया। अब सीपी आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो आसानी से निकाल सकते हैं। 88%, देखिए परसेंट से परसेंट यहीं पे काट दीजिए, खत्म कहानी, ठीक है। 1080 और बटे में क्या आ गया, 108, काटिए, एक बार में कट गया, कितना गया, 10 और 88 कितना हो गया, 880 रुपये कॉस्ट प्राइस आपको मिल गई। बस यहीं पे आपका आंसर आ जाता है। इससे तेज़ तरीका आप नहीं पा सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला याद करेंगे, गलती होगी याद रखने में, समझने में, ढूंढने में। ये सिंपल सी चीज़ अगर आप समझ लेते हैं, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाले वीडियो में भी इसको कई बार समझाया है, तो आप आसानी से इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस से ईजी चैप्टर आपका नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन जो आपका डिफरेंस वाला आता है, और एक आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला जो क्वेश्चन होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। दोनों एक एक नंबर या दो दो नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ अ नंबर एंड 45% ऑफ अ नंबर इज 56। कि किसी नंबर के 4/5 और 45% के बीच का डिफरेंस कितना है, 56। तो आपको 65% बताना है। तो इसको करने का इजी तरीका मैं बताता हूँ, ट्रेडिशनल तरीका आप सबको पता ही होगा। आप इसको भी क्या कर लीजिए, परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 4/5 गुणे में 100 कर लीजिए, कितनी बार, 20 बार में कटेगा, 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। मतलब 80% माइनस में 45% की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई, ठीक है। चलिए 56 दिया हुआ है, तो घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 80 में 45 को घटाएंगे मिलेगा 35%। तो 35% की वैल्यू कितनी है, 56। तो 65% की वैल्यू आप डायरेक्ट बस निकाल दीजिए, एक्स मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 56 गुणे में 65 बटे में 35। और ये आपको जो आंसर आएगा यहीं से आपको देखने को मिलेगा। 7×5 = 35 कर दीजिए, 7×8 = 56 कर दीजिए, और ये आपका 13 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 13×8 कितना होता है, तो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 13×8 = 104, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल गया। तो देखा आपने कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको ईजिली ऐसे कर लेना है, कुछ भी इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना तो इसमें कोई भी टाइम आपको वेस्ट करना है, आसानी से ईजिली ऐसे कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रैक्शन वाला आपका आ गया, क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 250%। इफ द रिजल्टेंट इज 6/5 व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। देखिए इस क्वेश्चन को करने का बढ़िया तरीका क्या होता है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6/5, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है, ये डिनोमिनेटर क्या है, 250% बढ़ाया गया है। तो कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाऊंगा, ये जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में कर दूंगा, और जो आपका न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में कर दूंगा, और 100 में जितना भी जोड़ा घटाया जाएगा वो कर लूँगा, ठीक है। जैसे क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन होगा वो 100% अपने आप में होगा ही होगा। तो अगर यहाँ पे 250% से इंक्रीज़ किया गया है तो 100 इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 350%, ठीक है। बटे परसेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डिक्रीज कितना किया गया, 25% डिक्रीज किया है, 100 में 25 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा, 75%। परसेंट से परसेंट कट गया, पहली बात।
फिर इसको आप काट लीजिए, 25 से काट सकते हैं, जिससे भी आप काट सकते हैं आसानी से आप काट लीजिए इसको। तो अगर मैं इसको चलिए 25 से काट लूँ तो कितनी बार में कट जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा, 25 से कम 25 होगा, 10 हो जाए, 25 चौके 100, पूरा कट गया। 3 दूनी में 6 कट गया, और ये कितना हो गया, 14 दूनी में 28, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका क्या आएगा, 28/5। बस ये सीधा आपको आंसर मिल गया। कुछ भी एक्स वाई कुछ नहीं मानना, ना तो एक्स कुछ यहाँ पे लेना है, ना तो कुछ जोड़ना है, ना तो घटाना है, सिंपल ऐसे कर लेना है, एक लाइन में एक बार में आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये आपका मेरे ख्याल से अच्छा वोटिंग वाला क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। इन अ विलेज 3 पीपल कंटेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ विलेज प्रधान, कि आपके किसी गांव की बात हो रही है कि वहाँ पे 3 लोग हैं जो प्रधान की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं। ड्यू टू देयर ओन इंटरेस्ट ऑल द वोटर्स वोटेड एंड नो वन वोट वॉज इनवैलिड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी वोट पड़े हैं वो सारे काउंटेड, मतलब बताने की कोशिश की जा रही है कि सारे वोट आपको गिनने हैं, कोई भी इनवैलिड नहीं है, ना तो कोई ऐसा वोटर है जिसने वोट नहीं दिया है। द लूजिंग कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ वोट, कि जिसने वो जो चुनाव हार गया है उसने कितने वोट पाए हैं, 30% वोट पाए हैं। व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स बाय विच द विनिंग कैंडिडेट लेड बाय द नियरेस्ट राइवल इफ ईच कैंडिडेट गॉट एन इंटीग्रल परसेंटेज ऑफ वोट। अब देखिए बहुत ही थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन क्या बना दिया गया यहाँ पे, कि हारने वाले कैंडिडेट को 30% वोट मिले, मतलब ये आपका क्या है, थर्ड पोजीशन पे आपका आया होगा। तो अगर मान लीजिए 100% वोट पड़े होंगे तो आपका 30% तो हारने वाला पाया होगा, तो 30 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 70% वोट केवल 2 लोगों के बीच में बटे होंगे। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स। आपको मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन बताना है, वोट्स का क्या होगा एक दूसरे के प्रति, मतलब जो जीता होगा और जो हारा होगा उसके बीच में मिनिमम वो जो आपका डिफरेंस है वो कितना हो सकता है, ये आपको बताना है। तो कुल मिला के आपको 70 को 2 ऐसे पार्टों में तोड़ना है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो मिनिमम हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो कैसे करना है इनको देखिएगा। यहाँ पे बता दिया गया है कि इंटीग्रल परसेंट ही वो पाते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कोई कि कोई 35.5 पाएगा, कोई 36.4 पाएगा, इस तरह से नहीं होगा। जो भी पाएंगे आपके 35, 36, 37, 38 ऐसे ही परसेंट में वोट पड़े होंगे। तो अगर मैं मतलब अगर दोनों कैंडिडेट अगर बराबर वोट पाते तो कितने कितने पाते, तो 2 से अगर भाग दीजिए, 35% दोनों वोट पाते कि नहीं पाते। ठीक है, अब हमको ये पता है कि दशमलव में जा नहीं सकते, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं एक जोड़ देता हूं। अगर मैं इसमें एक जोड़ूंगा तो इसमें से मुझे एक कम करना पड़ेगा, तभी दोनों को मिलकर के 70 आएगा। तो ये कितना गया 36 और ये कितना हो गया 34। तो इससे कम आपको कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिल सकता है कि एक को 36% मिले होंगे और एक को 34% मिले होंगे। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 2% का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, मतलब जीतने वाले को हारने वाले की तुलना में 2% अधिक वोट मिले हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इनको करना बहुत आसान होता है लेकिन समझना उतना ही कठिन होता है। ठीक है, ये आपका टाइम वेस्ट कराएंगे, 10 बार क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर कर नहीं पाएंगे तो और आपको क्या होगी, झंझलाहट होगी कि समझ नहीं आ पा रहा है कैसे करना है। तो ऐसे ही करना होगा, आसानी से आप तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, क्या लिखा हुआ, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड लेटर ऑन डिक्रीज बाय 25% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स। फाइंड द नेट परसेंट चेंज। अब यहाँ पे चेंज बताना है इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। करें कि किसी भी आर्टिकल का पहले 20% दाम बढ़ाया गया और उसके बाद सेल्स कम होने की वजह से उसका दाम 25% कम कर दिया गया। तो आपको बताना क्या है कि नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, एक बार कोई चीज़ बढ़ाई जाए, घटाई जाए, या फिर दोनों बार बढ़ाई जाए, दोनों बार घटाई जाए, तो मैंने आपको कहा था कि इफेक्टिव परसेंट लगा दीजिए, आसानी से हो जाएगा। जो इंक्रीज़ किया गया उसके साथ प्लस का साइन, जो डिक्रीज़ किया गया उसके साथ माइनस का साइन। तो 20 आपका बढ़ रहा है तो 20 माइनस में 25, माइनस में 20 गुणे में 25 बटे में क्या आ जाएगा 100। ये माइनस कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे होता तो प्लस का साइन ही, लेकिन आपका 25 वाला माइनस में है तो इसलिए गुणा होकर के ये माइनस ही हो गया है। तो 20 में से 25 घटाइए, कितना हो जाएगा 5। 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 500। तो 500 बटे में 100 करेंगे तो कितना जाएगा माइनस में 5। तो -5 -5 कितना गया, माइनस में 10%। तो आपको यहाँ पे केवल परसेंटेज चेंज बताना था, तो साइन से कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 10%। यहीं पे अगर पूछा गया होता कि प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था, तो आप बता देते माइनस का साइन हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो 20 सेकंड से ज़्यादा का समय आपको नहीं लेना है, मेरे ख्याल से 20 सेकंड भी ज़्यादा है। इसको करने के लिए आसानी से आप कर पाएंगे। या फिर एक क्वेश्चन जो आपका आता है, जो आपका मेंसुरेशन से आता है, कि आपकी जो
विमाएँ हैं या फिर जो साइट्स होती हैं वो बढ़ाई या घटाई जाती हैं, तो उस पर भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर भी आपको इफेक्टिव परसेंट ही लगा देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कहता है कि कोई आपका कोई भी वर्ग है, उसकी या आयत है, आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया लेकिन उसकी चौड़ाई को 5% कम कर दिया गया, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या कमी होगी या बढ़ोतरी होगी। तो कैसे करना है, 10% बढ़ाया गया, 5% कम किया गया, तो ऐसे ही कर लीजिए, 10 माइनस में 5 माइनस में 10 गुणे में 5 बटे में 100। 10 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 5, 10 बचे 50 और 100 में करेंगे तो कितना जाएगा 0.5 माइनस में 0.5, 5 में से 0.5 जाएगा क्या आएगा 4.5, प्लस में आया है मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, बस ऐसे कर लेना है आपको, सिंपल 10 सेकंड का काम है, कर लीजिए, आंसर करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये आपका परमुटेशन का क्वेश्चन आ गया कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड क्रीम बी अरेंज्ड। अब देखिए इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो आपको आसानी से पता है कि लेटर्स गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, रेपिटेशन तो कुछ हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो और कोई कंडीशन स्टार्ट यहाँ पे की गई है कि जो आपका जो पहला अक्षर होगा वो आपका वॉवेल से शुरू होना चाहिए या कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए या आखिरी का अक्षर केवल ये हो सकता है। खैर, इस तरह के भी क्वेश्चंस अगर आपको जानने तो आप मेरी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाली वीडियो देख लीजिए। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप इजीली सीख जाएंगे, जितने भी आपके टाइप आते हैं सारे मैंने वहाँ पे कवर करके रखे हुए, आसानी से सीख जाएंगे और दोबारा कभी भूलेंगे भी नहीं। तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो सीधी सीधी बात है, 5 यहाँ पे शब्द हैं तो 5 फैक्टोरियल आप निकाल लीजिए, बस इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, 500 के 20, 20 यहाँ 60, 60 दूनी 120, 120 गुणे 120, 120 तरीके से इसको आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एजेस पे क्वेश्चंस आ गया, चलिए देख लेते हैं इसको भी। क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 7 years एगो वॉज 3:4। यहाँ पे इनका रेशियो क्या है कि ए और बी के 7 साल पहले, मतलब अभी उनकी जो भी एज होगी उससे 7 साल पहले उनकी एज का रेशियो कितना था, 3:4। फिर क्या करें, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 9 years फ्रॉम नाउ विल बी 7:8। कि कह रहे हैं कि अभी से 9 साल बाद उनकी एजेस का जो रेशियो होगा कितना होगा, 7:8। तो बताइए कि बी की प्रेजेंट एज क्या है। इस तरह का क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस किया हुआ था आपको, कहाँ पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पार्ट है एजेस वाला, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ। चलिए फिर से देखते हैं। हमको पता है कि 7 साल पहले, तो यहाँ पे -7 लिख देता हूँ, 7 साल पहले इनके एजेस का रेशियो कितना था, 3/4 था, और अभी से 9 साल बाद का जो एज का रेशियो कितना होगा, 7/8 का। तो मैंने आपको बताया था कि आप देखेंगे कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस आपका सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो पहले उसको सेम करेंगे, तो 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है, 7 और 8 में डिफरेंस 1 का है, मतलब ये सेम है, मतलब और कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब हमको क्या पता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 जो है आपका 7 बन गया और 4 क्या है, 8 बन गया है। मतलब अगर आप देखिए तो दोनों ही तरफ से कितने की बढ़ोतरी हुई है, प्लस में 4 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आपको पता क्या है कि यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट एज जो है इसको मैं 0 ईयर ले लूँ तो इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 0 और 7 7 साल, 0 और 9 9 साल, तो 7 और 9 कितना, 16 साल का यहाँ से यहाँ तक का आपका डिफरेंस आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसको देख लीजिएगा, सारे इक्वेशन बनाना भूल जाएंगे आप एजेस के, ऐसे ही आप कर पाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहा है, 16 साल का, लेकिन यहाँ पे रेशियो में देख रहे हैं तो कितना बन रहा है, ये 4 ही बन रहा है। तो 4 को आप 16 कैसे बना सकते हैं, 4 का गुणा करके। तो 4 का गुणा आपने यहाँ किया है, तो आपको 4 का गुणा, जहाँ जो भी आपसे पूछा क्या गया, बी की एज पूछा गया है, तो उसमें भी आप 4 का गुणा कर लीजिए, तो कितना गया, 8 चौक 32 आ गया। लेकिन ध्यान रखिए क्या है आपका कि 9 साल बाद की एज आई है कितनी, 32। तो अभी की एज कितनी होगी, तो इसमें से 9 घटा लीजिए, तो -9 कर लीजिए, कितना गया, 23 साल। बस खत्म, इतने पे ही क्वेश्चन खत्म है आपका। कोई इक्वेशन नहीं, कोई झंझट नहीं, आसानी से, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपली आप इसको कर पाएंगे। फिर भी अगर आपका कॉन्सेप्ट और भी कुछ देखना हो इसमें से लेकर के, तो आप जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेरा जो वीडियो है उसका शायद पार्ट 3 है, उस पर लिखा होगा एजेस के क्वेश्चन ही, वहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹5600, इट्स प्राइस वॉज मार्क्ड अप बाई 12%, देर आफ्टर इट वॉज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे। अच्छा चलिए सारी चीज़ें इस पर हम निकालते हैं कि
आपका इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे हम निकालते हैं कि आर्टिकल बॉट फॉर ₹5600 इतने रुपए में खरीदा गया है। ठीक है, ये आपकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो आपको ये कॉस्ट प्राइस पता चल गया, सीपी कितना है, 5600 रुपये। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता कि इसकी मार्केट प्राइस क्या होती, तो आपको पता क्या है कि 12% बढ़ा करके इसको बेचा गया है। ठीक है, तो आप 56 का 112% डायरेक्ट निकाल लेते, या तो आप 56 का 12% निकाल के 5600 में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 56 का 12%, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो 600 में 72 जोड़ें कितना आ जाएगा, 672। देखिए मेंटल कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, 672 आया, इसमें आप 5600 आप जोड़ दीजिए 672 में, तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए तो 276612 आपका, और ये कितना आ गया 6272, ये आपकी क्या आ गई, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, या आप कह सकते हैं लेबल प्राइस, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, इतने प्राइस पे इसको लगाया गया कि इतने पे इसको बेचा जा रहा है। फिर इसी पे आपसे जैसे डिस्काउंट दिया गया है 5% का, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्काउंट आ जाएगा तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपके अलग अलग होते हैं। अगर डिस्काउंट नहीं है क्वेश्चन में, तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होता है। अगर डिस्काउंट है तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग अलग होते हैं। तो अब आपको क्या निकालना है कि 5% का इस पर डिस्काउंट दिया गया है, तो बस इसका 5% आप निकाल लीजिए। तो इसका आप 5% कैसे निकाल सकते हैं, अगर बात की जाए तेज़ी की, अगर तेज़ी से आप निकालना चाहें तो कुछ नहीं, तो आप इसको बस 2 से आप भाग कर, इसमें आप 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर का आपको अगर 5 से गुणा निकालना है तो आप उसे 2 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे परसेंटेज है तो आप बाद में 100 से गुणा कर लेंगे, वो तो आसान काम है। ठीक है, तो अगर मैं 6272 को 2 से भाग दे दूँ, कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 1 में 2, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा 2 3 में 6, और ये आपका 2 छंग में 12। ठीक है, ये आपका कितना गया, 2 छंग में 12। और कहा था क्या कि 5 से गुणा करने के बाद आप इसमें 10 से गुणा करेंगे, और यहाँ पे परसेंटेज है तो 100 से यहाँ पे भाग कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लग गया, कितना गया, 313 में 6 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। तो ये बहुत आसान है इसको निकालना। ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन जैसे मैं करता हूँ, अगर आप भी करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से इसको निकाल पाएंगे। कोई भी कट पिट नहीं करना, आसानी से आ गया 313.6 रुपये। ये क्या आ गया, डिस्काउंट आया, ध्यान रखिएगा क्या है, डिस्काउंट आया, इतने रुपए का डिस्काउंट दिया गया। अगर पूछा जाए सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आपको 6272 में से इसी को बस घटा लेना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, 313.6 को आप बस इसमें से घटा लीजिए। कैसे घटाएंगे, यहाँ में से 10 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे आपका क्या है, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका 9 बचेगा, और ये 5 बचा। तो 5958.4 रुपीज़ में इसको बेचा गया है। ये क्या है, इसकी सेलिंग प्राइस आपकी निकल के आती है। तो यहाँ से हमने मार्क प्राइस भी निकाला, डिस्काउंट प्राइस भी निकाला, डिस्काउंट निकाला कितने रुपए का है, और सेलिंग प्राइस भी, तीनों चीज़ें हमने ईजिली निकाल ली। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपके 15 क्वेश्चंस का सेट आपका पूरा हो जाता है। इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन मैंने नहीं लिया हुआ था, और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि अगर 5 नंबर का आएगा तो आपका वो एसएससी लेवल का ही होगा, मतलब बहुत ही इजी होगा, टफ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो भी आप देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो इन दोनों टॉपिक्स को लेकर के भी मैं एक पार्ट इसका और आपको दे दूंगा, अगर आप कहते हैं तो ये पार्ट आपको कैसा लगा, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया है तो आप लाइक करिए वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए। हालांकि एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन फिर भी आप लेवल देख लीजिए कैसे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है। ये सारा मैंने बहुत सारे आपके टॉपिक्स या मिसलेनियस टाइप का बना करके एक वीडियो में, इसलिए 15 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। इन सब पे ध्यान रखिएगा। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बहुत आसान होंगे। अगर आपने नंबर सीरीज के मेरे वीडियोज़ देखे हुए तो उनसे आप आसानी से कर पाएंगे उनको। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।